नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लगातार जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पीईटी 2022 के लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। अभी तक जितनी भी क्लासेज मैंने पीईटी 2022 के लिए ली हुई हैं, अगर आपको उनका पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको ये सारे जो कंटेंट हैं उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 9 महीने का करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल का पीडीएफ सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद जीए, जीके और जीएस का पीडीएफ आपको सिलेबस के अनुसार दे दिया जाएगा। इसके बाद हिंदी का भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपसे डायरेक्टली यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उड़ीसा में एक जगह है कटक। कटक में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा के कटक में कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो जन्म था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तथा हाल ही में हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी किया है। तो भारत सरकार के द्वारा अब प्रतिवर्ष 23 जनवरी का जो दिन होगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह जन्म तिथि होती है सुभाष चंद्र बोस की, जो पराक्रम दिवस के रूप में अब प्रतिवर्ष मनाई जाएगी 23 जनवरी को। तो ये लेटेस्ट अपडेट भी आपको याद रखना है। तो 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में। तो ऑप्शन आपका पहले प्रश्न का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। INA और इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? INA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो INA की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो मोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी डिटेल लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीज़न थी उसका औपचारिक रूप से जो गठन है सितंबर 1942 में हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पे आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद नेताजी के बारे में मैंने जो आपको बताया था, इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तथा भारत सरकार ने हाल ही में इनका जो जन्म दिवस है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मैंने आपको अभी बताया है INA की जो स्थापना है 1942 में की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1942 में जो है INA की स्थापना की गई थी। तथा INA की जो स्थापना है मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके मोहन सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का मतलब यहाँ पे किससे है? आज़ाद हिंद सरकार की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके गठन की जो घोषणा है किस वर्ष में की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। आप याद देखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की जो अंतरिम सरकार थी उसकी स्थापना की घोषणा की थी। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह
इसका जो गठन है सिंगापुर में किए जाने की घोषणा की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी डिटेल जो चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं क्वेश्चन और एमसीक्यूज के फॉर्म में, उनके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा गया है। आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा बाद में। तो पहला चीज़ आपको क्या याद रखना है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था तथा इसका मुख्यालय रंगून में बनाया गया था। इसके बाद इस डिसीजन का समर्थन किया गया था जापान और जर्मनी के द्वारा। तो जापान और जर्मनी ने इस अस्थायी सरकार का समर्थन किया था आगे चलकर। फिर इसके बाद नवंबर 1943 में जापान के द्वारा जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप को जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया तथा सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी किया गया। आप याद देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है 4 जुलाई 1943 को, ये वर्ष आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज की तो स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में ही कर दी गई थी, लेकिन आगे चलकर इसका पुनर्गठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया तथा फौज का जो गठन है सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। तो आप याद देखिएगा, जब इसका पुनर्गठन किया गया था तो सिंगापुर जो द्वीप उस समय हुआ करता था वहां पर किया गया था, परंतु उस समय जो सिंगापुर द्वीप था ब्रिटिश मलाया जो हिस्सा था ब्रिटिश भाग वाला, उसका पार्ट हुआ करता था उस समय सिंगापुर द्वीप। तो अगर आपसे पूछ ले कि आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है कहाँ पर किया गया था, तो अगर आपके ऑप्शन में सिंगापुर और मलाया दोनों दिया हो तो आपका आंसर मलाया हो जाएगा। लेकिन मलाया अगर आपके ऑप्शन में न दिया हो, सिर्फ सिंगापुर दिया हो, तो आपका आंसर सिंगापुर ही होगा, क्योंकि जो सिंगापुर था यह मलाया का पार्ट हुआ करता था उस समय जब आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अप्रैल 1944 में भारत की मुख्य भूमि पर आज़ाद हिंद फौज द्वारा सर्वप्रथम मोईरांग नगर जो वर्तमान मणिपुर में है और यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज ने अपना झंडा फहराया था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो आज़ाद हिंद फौज के द्वारा सर्वप्रथम बार हमारी मुख्य भूमि पर, भारत की मुख्य भूमि पर जो झंडा था मोईरांग नगर वर्तमान मणिपुर में फहराया गया था। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताए हैं, इनका आप चाहे नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे इन्हीं से जुड़े और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज कब अस्तित्व में आई? तो मैंने आपको अभी बताया है, पुनर्गठन जब आज़ाद हिंद फौज का किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में, यहाँ पे पुनर्गठन की बात हो रही है। 1942 में जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया गया था, परंतु इसका पुनर्गठन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पुनर्गठन इसका जब किया जाता है तब कहाँ पर किया जाता है, तो उस समय तत्कालीन मलाया ब्रिटिश एम्पायर का भाग हुआ करता था। तो आप इसे याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में सिर्फ सिंगापुर दिया हो तो आपका आंसर सिंगापुर हो जाएगा, लेकिन सिंगापुर और मलाया दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आपका आंसर मलाया होगा, क्योंकि जब गठन किया गया था आज़ाद हिंद फौज का तो सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, लेकिन उस समय जो सिंगापुर द्वीप था वह ब्रिटिश मलाया का पार्ट हुआ करता था। तो अगर आपको मलाया और सिंगापुर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपका आंसर मलाया होगा, लेकिन सिर्फ अगर सिंगापुर दिया हो तो राइट आंसर आपका सिंगापुर ही होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसमें से किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान मुख्यालय कहाँ पर था, प्रधान कार्यालय कहाँ पर था?
तो रंगून में था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वह रंगून में था। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था और इसका जो मुख्यालय था रंगून में बनाया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना थी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इस सेना का जो गठन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नाजी जर्मनी जो उस समय हुआ करता था, नाजी जर्मनी में की गई थी। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो यह स्त्री सैनिकों का एक दल हुआ करता था, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और यह रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका गठन किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो है स्त्री सैनिकों का एक दल हुआ करता था जिसको रानी रेजिमेंट और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहा जाता था और इसकी स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नाजी जर्मनी में जो है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो इसके बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना थी उसका गठन कहाँ पर किया गया था? तो नाजी जर्मनी में किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो देश नायक की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त। आप याद देखिएगा, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो इसे भी आप याद देखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न आपका लेखपाल की परीक्षा में इस वर्ष पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? यह प्रश्न आपकी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का नारा भी दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आज़ाद हिंद फौज की तिथि को मनाया, मतलब आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 नवंबर 1945 को। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज जो दिवस था यह मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? 7 वर्ष का कारावास का जो दंड था आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राशिद अली को। राशिद अली जो थे ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे जिनको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, राशिद अली को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो इसमें से किसने जो है लाल किले पर जो मुकदमा चलाया गया था INA के अधिकारियों के ऊपर, उसका सामना नहीं किया था? तो इसमें से आपके कौन हो जाएंगे? तो मोहन सिंह के ऊपर जो है यह मुकदमा नहीं चलाया गया था। बाकी गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान, इन तीनों के ऊपर जो है लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, लेकिन मोहन सिंह के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया गया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले
के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता करी थी। तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के ऊपर जो लाल किले में ट्रायल चल रहा था, जो मुकदमा चल रहा था, तो जो वकील पक्ष बचाव कर रहे थे भारतीयों का, आईएनए के अधिकारियों का, तो उन वकीलों की जो अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो भोला भाई देसाई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वकीलों की जो अध्यक्षता है भोला भाई देसाई के द्वारा करी गई थी, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा ये जो वकील थे आईएनए के अधिकारियों का बचाव कर रहे थे। तो इसके बारे में यहाँ पे याद देखिएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे यानी कि जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, इन्होंने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया था। तथा इसके पश्चात सरकार द्वारा, यानी कि सरकार का मतलब यहाँ पे किससे है? ब्रिटिश सरकार की यहाँ पे बात हो रही है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का डिसीजन लिया गया, यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे इन्होंने आत्मसमर्पण तो 1945 में कर दिया। तो आत्मसमर्पण जैसे ही इन्होंने किया, फिर इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा इन सिपाहियों के ऊपर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। तथा यह जो मुकदमा था आईएनए ट्रायल के नाम से जाना जाता है, और यह मुकदमा लाल किले में चलाया गया था, दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। तथा आईएनए के जो सिपाही थे जिनके ऊपर यह मुकदमा चलाया जा रहा था, इनके बचाव में बहुत सारे भारतीय वकील थे, जिनमें से भोला भाई देसाई प्रमुख थे। ये सबसे मेन वकील थे जिन्होंने बचाव किया था। तथा इनके अंडर में और भी वकील थे, जैसे सप्रू हो गए, काटजू हो गए, आसफ अली हो गए, इनके सहायक हुआ करते थे भोला भाई देसाई के। तो भोला भाई देसाई जो है एकदम मेन वकील थे और बचाव पक्ष में, जिनके द्वारा आईएनए के सैनिकों का बचाव किया गया था। इसके बाद लाल किले में जो ट्रायल चलाया गया था, किसके ऊपर चलाया गया था? तो लाल किले में जो ट्रायल चल रहा था, इस ट्रायल के दौरान जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, जिनमें ये 3 नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो हो गए, प्रेम कुमार सहगल हो गए और शाहनवाज खान, इनको जो है फांसी की सज़ा ब्रिटिशों ने दे दी थी। जैसे ही फांसी की सज़ा की घोषणा की गई कि आईएनए के ये जो सिपाही हैं गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान, इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, पूरे देश में जो है आक्रोश फैल गया और काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया गया। तो आगे चलकर जैसे ही विरोध जो प्रदर्शन था काफ़ी बढ़ गया भारत में, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस फैसले को पलट दिया गया और फांसी की सज़ा को रोक दी गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सरकार के इस निर्णय के विरोध में व्यापक जन विरोध के कारण विवश होकर वायसराय जो उस समय का था, वायसराय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इन कैदियों को माफ़ी दे दी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, इन्हीं से जुड़ा हुआ सब प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये वाला प्रश्न दोनों तो हमने डिस्कस कर लिया है, इसके बाद ये प्रश्न 2 बाकी रह गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो आईएनए मुकदमे का एकदम फेमस प्रमुख वकील थे आपके कौन? भोला भाई देसाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर महाभियोग कब चलाया गया था? तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर जो है महाभियोग चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1945 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद किस वर्ष में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की गई थी। मतलब अध्यक्ष तो ये घोषित हो गए थे, बन गए थे, परंतु कुछ विवाद के कारण इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। तथा जैसे ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तथा इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। और फिर आगे चलकर जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर कुछ ही समय के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कर दी। तो 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है और की गई थी, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1939 में। और निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो 2 कांग्रेस के अधिवेशन थे जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जिनमें से एक यहाँ पे दिया गया है हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाला, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है,
हरिपुरा अधिवेशन 1938 की जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। यहाँ पे लिखा गया है 2 अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की गई थी, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन की खास बात क्या थी, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, इसको हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मतभेद हो गया था जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। स्टार्टिंग में सुभाष चंद्र बोस ही त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, परंतु कुछ मतभेद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दिए जाने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के राजेंद्र प्रसाद। तो इसी इस्तीफे के बाद ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 1945 वर्ष जो है आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के लाल किले में जो मुकदमा चलाया जा रहा था, उसमें से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की पैरवी किसने नहीं की थी, यानी कि इसमें से कौन वकील नहीं था, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो है किसने पैरवी नहीं करी थी, तो इसमें से आपके सरदार पटेल ने पैरवी नहीं करी थी, यानी कि ये वकील नहीं थे जो बचाव पक्ष में थे। आईएनए के सिपाहियों के बचाव पक्ष में जो वकील थे, इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे आप याद रखना, बाकी भोला भाई देसाई हो गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, ये बचाव पक्ष में वकील थे, यानी कि ये बचाव कर रहे थे आपके आईएनए के सिपाहियों का। जो ट्रायल चलाया जा रहा था लाल किले में आईएनए के सिपाहियों के ऊपर, उसमें बचाव पक्ष में भोला भाई देसाई थी, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी डिटेल लिखी गई है। और कांग्रेस ने जो है आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भोला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते थे आपके आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। आई होप यह टॉपिक आपको पसंद आएगा, आपके PET की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।